सो वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं हम कुछ नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। ये टॉपिक्स का नाम है जैसे हमारे पास मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट हमने इसको पहले हेडिंग में रखा हुआ है। हेडिंग में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है उसके एंड का टॉपिक है और एंड के टॉपिक के साथ साथ अगर आप इसको रिफ्रेशर में पढ़ोगे तो पूरा एक नया चैप्टर आपको मिलेगा जिसके नाम है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर में हम सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि अगर मुझे किसी भी चीज को अर्थ के बाहर फेंकना है कि वो अर्थ के बाहर निकल जाए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, तो वो किस तरीके से काम करता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, उसको समझेंगे अपन। ठीक है, साथ साथ आप लोग ये देखते होंगे कि बहुत सारे मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि बाहर लॉन्च किए हुए हैं, जो कि अर्थ में गोल गोल घूमते रहते हैं, उसको ऑर्बिट्स करते रहते हैं। तो वो किस तरीके से लॉन्च किए जाते हैं, उसके पीछे का क्या साइंस होता है, उसके बारे में जानते हैं अपन। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स कैसे होते हैं? सैटेलाइट्स ऐसी बॉडीज होते हैं जो किसी प्लैनेट के अराउंड गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई भी बॉडीज किसी प्लैनेट के अराउंड गोल गोल घूम रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक, सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं? सैटेलाइट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरा होता है मैन मेड सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स जो कि नेचुरली हेवनली बॉडीज हैं जो खुद ब खुद किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैप हो गए हैं और ट्रैप होने के बाद क्या होते हैं? वो गोल गोल घूमते रहते हैं। तो इस टाइप के सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के सैटेलाइट्स को हम बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक, इसी नेचुरल सैटेलाइट के कंसेप्ट को समझ के ही या उसके घूमने के मैकेनिज्म को ही समझ के लोगों ने क्या किया हुआ है? कुछ आर्टिफिशियल बॉडीज को बाहर भेज दिया है, अर्थ के बाहर भेज दिया है और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ट्रैप है और ट्रैप होने के साथ साथ क्या होते हैं? गोल गोल घूमते रहते हैं। तो वो गोल गोल घूमते हैं तो उससे हम बहुत सारे काम कर लेते हैं। जैसे हमारे जीपीएस वगैरह होता है। जीपीएस क्या होता है? जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट। ये सैटेलाइट से हम क्या करते हैं? ये सैटेलाइट से हम बहुत सारे यूज करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो, आप लोग इंटरनेट वगैरह यूज करते हो, जितने भी इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं इसमें भी सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है। अर्थ की अलग अलग स्टडी करने के लिए भी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पोल्स की स्टडी करने के लिए पोलर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब बेसिक सी बात ये समझने की है कि दो टाइप के सैटेलाइट्स हैं हमारे पास। एक होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट्स और दूसरा होता है मैन मेड सैटेलाइट। ठीक, तो अभी सैटेलाइट्स के बारे में बहुत सारी बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं क्या करता हूं, मैं पहला टॉपिक उठाता हूं अपना और इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं? इस टॉपिक को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसको मैं क्या बोल रहा हूं? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के साथ। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमने यहां पे लिखा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। चलिए अब सीधी सी बात है, एस्केप शब्द से ही क्लियर होगा आप लोगों को। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकल जाना, छूट जाना, बच के निकल जाना। इसको हम एस्केप शब्द बोलते हैं और यहाँ पे क्या बोल रहा है? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? जैसे लेट अस सपोज दैट कि मैं जानता हूं कि यहां मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है और अर्थ के इर्द गिर्द क्या है? अर्थ के इर्द गिर्द एक फील्ड है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? जिसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहा हूं। ठीक है, हम जानते हैं कि इस अर्थ से कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं अपन तो क्या होता है? वो एक सर्टेन हाइट तक जाती है और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है और ग्रेजुअली यहाँ एक पॉइंट पर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। जीरो होने के बाद क्या होती है? उसकी स्पीड रिवर्स डायरेक्शन बढ़ती है। स्पीड में बोलकर मैं वेलोसिटी बात करूं तो इसकी वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और कम होते होते एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और फिर क्या होता है? इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है और ये नीचे की तरफ फॉल करती है, दोबारा सरफेस पे आ जाती है। ठीक, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में, अगर मैं इस पार्टिकल में इतनी स्पीड भर दूं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में, अगर मैं इस पार्टिकल में इतनी स्पीड भर दूं कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। मैंने बोला कि इस पार्टिकल के अंदर, ये पार्टिकल मेरा अभी सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। तो मुझे उसमें कितनी स्पीड भरनी पड़ेगी या कितनी वेलोसिटी भरनी पड़ेगी? उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? उसी वेलोसिटी को हम नाम देंगे एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम देंगे? एस्केप वेलोसिटी। अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे बोल सकते हैं? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी भी पोजीशन का भी बड़ा रोल है इसमें। अभी हमने कहां बात कर रहे हैं? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ बात कर रहे हैं। ये इसका सेंटर है और ये इसका क्या है?
ये इसका मैंने बोला रेडियस है, इस रेडियस को मैं कैपिटल आर से दिखा देता हूं। तो अभी जो ऑब्जेक्ट मेरा कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा सरफेस पे रखा हुआ है। तो मैंने बोला द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द मिनिमम वेलोसिटी थ्रू व्हिच if the particle is projected vertically upward then it will cross the gravitational field and never return back, और वो कभी भी वापस नहीं आएगा। और जो मिनिमम वेलोसिटी है उस मिनिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। मतलब अर्थ के सरफेस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल को मैं कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे दूं जिससे जब मैं उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करूं, वर्टिकली ऊपर फेंकूं, तो क्या होगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा और वो स्पेस में बाहर निकल जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। और इसी स्पीड को या इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो आई थिंक सो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। ठीक, चलिए अब बात आती है कि अर्थ पे कोई अगर एक पार्टिकल रखा हुआ है, चाहे वो पार्टिकल एक पत्थर हो, चाहे वो पार्टिकल एक सैटेलाइट हो, चाहे वो पार्टिकल एक एयर या गैस का मॉलिक्यूल हो, ठीक, मैं उसमें कितनी वेलोसिटी भर दूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाए। ठीक, चलिए इसको हम डिराइव करते हैं। तो डिराइव हम किस तरीके से करते हैं, चलिए हम लोग डिराइव करते हैं। तो डिराइव करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिराइव करने के लिए हम यहाँ एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे। इसके कंसेप्ट को समझेंगे, एनर्जी के कंसेप्ट को समझेंगे। हम पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे और उससे हम समझ जाएंगे कि हमें कितनी वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए मान लेता हूं कि वो पार्टिकल मेरा कहां रखा हुआ है, वो पार्टिकल मेरा सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा हुआ है। जब ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है तो सीधी सी बात है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन का कैपिटल आर। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को इस वाले टॉपिक में कंफ्यूजन है तो इसके पहले का लास्ट वीडियो जाके सर्च कर लेना, सर्च करके देखना पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से आप लोगों को वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में इस कंसेप्ट को पहले समझ लीजिएगा, जब ये कंसेप्ट समझ में आएगा तभी ये चीजें समझ में आएगी, नहीं तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक, तो ये मैं कंसेप्ट लेके चल रहा हूं। ये कंसेप्ट क्या है मेरा कि अर्थ के सरफेस पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है और उस पॉइंट पे जो उस पार्टिकल रखा हुआ है उस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये है माइनस का जी एम एम अपॉन का आर। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मास ऑफ पार्टिकल है, कैपिटल आर आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक, अगर मैं इस पार्टिकल को इस फील्ड के बाहर भेज दूं, अगर मैं इस फील्ड के बाहर भेज दूं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तब क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो अभी क्या है, अभी लेट अस सपोज दैट माइनस है, अभी मेरे पास कुछ माइनस में है, जब ये बाहर निकलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब अगर ध्यान से समझूं, अगर मैं मान लेता हूं कि किसी भी यूनिट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो -5 है, मैंने क्या माना कि किसी भी यूनिट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना है, -5, और -5 से मेरे को क्या करना है, -5 से मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देना है। जब मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दूंगा तो ये पार्टिकल यहां से उठ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। तो वो कैसे संभव है, वो तब संभव है जब मैं इसके अंदर एनर्जी भरना चालू करूंगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अभी ये -5 में है, -5 मतलब अभी इसके पास एनर्जी की डेफिशिएंसी है। जब मैं इसमें एनर्जी देता जाऊंगा तब ये जीरो पे पहुंच जाएगा, और जैसे ही जीरो पे पहुंचेगा तो क्या होगा, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, -5 है तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, +5 देना पड़ेगा। जब मैं इसको +5 एनर्जी दे दूंगा तो क्या होगा, ये निकल के बाहर भाग जाएगा, और बाहर भाग के क्या हो जाएगा, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो जाएगा। यही कंसेप्ट हमारे एटम्स में भी इस्तेमाल करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन है वो अंदर फंसा हुआ है, प्रोटॉन के, क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि उसके पास एनर्जी की डेफिशिएंसी है। जब उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो क्या होता है, वो निकल के बाहर भाग जाता है। सेम वही कंसेप्ट यहां भी काम करता है। मैंने बोला अर्थ है मेरा, अर्थ के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके पास एनर्जी की डेफिशिएंसी है, जब उसमें एनर्जी आती है तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट फील्ड को छोड़ के बाहर निकल जाता है। चलिए तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूं, और यहां पे क्या होगी, यहां पे मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मेरा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वो क्या बनेगा, क्या मैंने बोला,
मैंने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बनेगा मेरा, इसको मैं डेल्टा यू से दिखा देता हूं, और डेल्टा यू क्या रहेगा मेरा, यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। ये हम ऐसे करते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, जीरो है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है मेरे पास माइनस का कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन का आर। ये मेरे पास क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, कैपिटल जी एम एम अपॉन का आर। ठीक है, इसको मैं पहले भी समझा चुका आप लोगों को कि मेरे पास अगर -5 है तो मेरे को कितने डिफरेंस की कमी, कितना और ज्यादा चाहिए, मेरे को +5 चाहिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, सीधा 0 पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन का r है, इसको कितना देना है, इसको इतना और देना है। जब इतना दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब मैं इतनी एनर्जी कहां से दूंगा, इतनी एनर्जी अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं तो ये किसमें आ रहा है, ये मोशन में आ जा रहा है, मुझे इसको मोशन में लाना है। अगर मोशन में लाना है इसका मतलब मुझे क्या देना है, मुझे उसमें काइनेटिक एनर्जी भरनी पड़ेगी। जब मैं काइनेटिक एनर्जी भर दूंगा तब ये मेरे पास इतनी एनर्जी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए भाई ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहो तो मैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आगे इसको डिराइव कर दूंगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो मेरे को मालूम चल गया कि जो डिफरेंस है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा जब ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ के सरफेस को छोड़ के ऊपर निकल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके निकल जाएगा, जीरो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इतने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मेरे को चाहिए, और ये किससे आएगा, ये मेरे पास आएगा आपके काइनेटिक एनर्जी का। तो हम सीधे से एक लाइन बोल सकते हैं कि हियर काइनेटिक एनर्जी, हियर काइनेटिक एनर्जी is equal to the change in potential energy, change in potential energy। आई होप कि राइटिंग समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। Here kinetic energy is equal to the change in potential energy की लाइन हम लिखते हैं यहाँ पे, और हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी, मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के आसपास मेरी हो जाएगी। ठीक, चलिए काइनेटिक एनर्जी हम कितना लेके चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी हम लेके चलते हैं 1/2 mv²। तो हमने क्या बोल दिया, 1/2 mv² बोल दिया। और हम क्या बोल रहे हैं, हम उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी भर रहे हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट सरफेस को छोड़ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाता है। मतलब ये जो वेलोसिटी है ये कोई साधारण वेलोसिटी नहीं है, बल्कि ये कौन सी वेलोसिटी है, ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी है। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, एक टी लिख देंगे, इसमें छोटा सा सबस्क्रिप्ट में टी लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 mve का होल स्क्वायर बन जाएगा। और डेल्टा यू क्या बन जाएगा मेरे पास, डेल्टा यू बन जाएगा मेरे पास कैपिटल ऑफ जी कैपिटल ऑफ एन स्मॉल एन अपॉन का आर। ठीक, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ से मैं स्मॉल एन से स्मॉल एन को कैंसिल कर सकता हूँ, इस 2 को मैं उधर भेज देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास कि ve का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन का r। तो ये मेरा एक फॉर्मूला सा बनके तैयार हो गया किसका, एस्केप वेलोसिटी का। बट इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर सकता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये gm अपॉन r कुछ पहचाना सा टर्म लग रहा है। कैसे पहचाना सा टर्म लग रहा है, अगर मैं इसको समझूं, एक यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने बनाया हुआ था। स्मॉल जी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन का आर स्क्वायर हमने बनाया हुआ था। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, जी एम अपॉन का आर दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक आर को यहाँ भेज देता हूँ। जब मैं एक आर को यहाँ भेज दूंगा क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इंटू का आर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन का आर बन जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो gm अपॉन r वाला पार्ट है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, gr से रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास कि ve
VE का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू का GM अपॉन R है। GM अपॉन R है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? GR से। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? GR हो जाएगा। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बनके फाइनली तैयार हो गया है मेरे पास। और वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? वो फॉर्मूला है मेरे पास 2GR। चलिए अब इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने बोला इस फॉर्मूले पे क्या बात कर ले हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है? VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GR। अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो मेरे को एक बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें कहीं भी मास के बारे में बात नहीं किया है। मतलब अगर मैं किसी सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से बाहर फेंक दूं, या किसी पत्थर को बाहर फेंक दूं, या किसी गैस के पार्टिकल को बाहर फेंक दूं, मुझे उसके मास से कोई मतलब नहीं है। ये जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बना है, ये हमारे यूनिवर्सल थ्योरी पे बनी है, यूनिवर्सल कांसेप्ट पे बना है। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला सिर्फ अर्थ के लिए ही काम करेगा। ये फॉर्मूला अर्थ के लिए भी काम करेगा, मून के लिए भी काम करेगा, जुपिटर के लिए भी काम करेगा, सैटर्न के लिए भी काम करेगा, सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के लिए काम करेगा। तो किसी भी प्लैनेट में अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है और अगर मुझे उसकी एस्केप वेलोसिटी को पता करनी है, तो मुझे क्या पता करना होगा? मुझे सबसे पहले उसका रेडियस देख लेना होगा कि उसका रेडियस जितना ज्यादा होगा तो एस्केप वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा है। ये सीधी सी बात है। रेडियस ज्यादा होगा तो बड़ा प्लैनेट होगा, बड़ा प्लैनेट होगा तो ज्यादा मास होगा, ज्यादा मास होगा तो ज्यादा ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी ज्यादा होगी तो एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा रखना पड़ेगा। एक बात समझ आती है। दूसरी बात हमने क्या बोला? वहां पे दूसरा क्या फैक्टर आता है? स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या है? इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अलग अलग प्लैनेट्स का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अलग अलग होता है। इसलिए जिसका मास ज्यादा होता है उसका स्मॉल जी की वैल्यू भी ज्यादा होती है, जिसका मास कम होता है उसकी स्मॉल जी की वैल्यू भी कम होती है। अल्टीमेटली फिर मेरी VE की भी वैल्यू कम होती चली जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, जितना छोटा प्लैनेट होगा, जितना कम ग्रेविटेशनल फोर्स वाला प्लैनेट होगा, उसकी एस्केप वेलोसिटी भी उतनी कम बनेगी। जितना बड़ा प्लैनेट होगा, उसकी एस्केप वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा बनेगी। एक लाइन याद करने वाली बात है कि एस्केप वेलोसिटी इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल से टोटली इंडिपेंडेंट होती है, उसको मास से कोई मतलब नहीं होता। उसको किससे मतलब होता है? सिर्फ प्लैनेट की प्रॉपर्टीज से ही मतलब होता है। ठीक, तो मैं मान के चलता हूं कि एस्केप वेलोसिटी का कांसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया है, इसका डेरिवेशन क्लियर हो गया है, ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है उसको भी हमने समझ लिया है। बहुत ही शॉर्ट और इजी सा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। आप लोगों को ये छोटा सा डेरिवेशन आप लोगों को याद रखना है। आपके टेक्स्ट बुक में एक थोड़ा सा बड़ा वाला डेरिवेशन भी है, बट आप लोगों के लिए सिर्फ इतना पढ़ना पर्याप्त है। और ये फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी हमने यूनिवर्सल लेवल पे बात कर ली है, अब हम अर्थ के लेवल पे बात करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा मैं साइड हट जाता हूं, उसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद अपन दोबारा आते हैं दोबारा सेकंड टॉपिक पे। ठीक, चलिए बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब हमने क्या बोला? हमने बोला ये अर्थ बोल लिया, ये अर्थ का रेडियस बोल लिया, और इस अर्थ के सरफेस पे हमने एक पार्टिकल अभी रखा हुआ है। मैं इसमें कितनी वेलोसिटी भर दूं कि ये अर्थ के ऑर्बिट को, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर निकल जाए, ये हमको पता करना है। ठीक, तो अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया एस्केप वेलोसिटी का, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? अंडर रूट ऑफ 2GR हमने बना के तैयार कर लिया। ठीक, यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या लेते हैं अर्थ के लिए? अर्थ के लिए हम लेते हैं 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर में। ठीक है, तो ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये अलग अलग प्लैनेट्स के लिए या अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। जैसे हमने अर्थ की बात करी तो ये 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आया। ये क्यों आया? ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन का R स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये मून के लिए डिफरेंट हो जाएगी। मून के लिए क्या हो जाएगी? मून के लिए ये 1/6 पार्ट हो जाती है, अप्रॉक्स टू 1.63 के समथिंग इसको हम लेते हैं। तो अर्थ के लिए हम कितना ले रहे हैं? 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, रेडियस ऑफ हम तब लेके चलते हैं 6400 किलोमीटर है, एवरेज लेके चलते हैं
ये अगर हम एक्चुअल समझे, एक्चुअल तो हो नहीं सकता क्योंकि एवरेज ही होगा, क्योंकि अर्थ जो है एकदम इवन नहीं है, अनइवन है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, 6300 समथिंग समथिंग कुछ होता है। लेकिन हम कितना लेके चलते हैं, हम इसको लेके चलते हैं 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर आप लोगों को याद रखना है। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। ठीक, इसको अगर मैं एसआई में कन्वर्ट करूं तो कैसा हो जाएगा, पहले तो मैं क्या करता हूं 1 2 3 साइंटिफिक फॉर्म में लिख लेता हूं 6.4 कर लेता हूं इनटू 10 की पावर 3 मेरे पास हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 हो गया, और साथ में क्या दिख रहा है, किलो दिख रहा है, तो किलो का 3 और ले लेता हूं मैं, तो ये किलो का 3 ले लिया और ये 3 और ले लिया, 3 और 3 मिलकर कितना बन गया, 6 बन गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एसआई में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ये क्या हो जाएगा 6.4 इनटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। ठीक, चलिए जब ये सारा डेटा मैं इसमें पुट करता हूं और पुट करने के बाद में वैल्यू निकाल के लाता हूं, तो क्या आती है मेरे पास 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -6, इतना डेटा मेरे पास बनके तैयार हो जाता है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, अभी मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को खुद से सॉल्व कर लेना है ये चीज। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी वेलोसिटी बनती है। थोड़ा सा और अच्छे से सिस्टमैटिकली इसको अरेंज कर देते हैं तो कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 11.2 और 10 टू द पावर 3 को मैं किलो बोल देता हूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। मतलब अगर मेरे को अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को बाहर थ्रो कर देना है तो मुझे उस ऑब्जेक्ट में कितनी स्पीड भरनी पड़ेगी, कितनी वेलोसिटी भरनी पड़ेगी, वो वेलोसिटी होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पा जाता है तो फिर वो अर्थ में नहीं टिकेगा, वो अर्थ को छोड़ के स्पेस में निकल जाएगा और स्पेस में सदा सदा के लिए बाहर निकल जाएगा, कभी भी रिटर्न बैक नहीं करेगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो गया। अगर मैं मून की बात करूं तो क्या हो जाएगा, चलिए मून की बात करते हैं। अगर मैं मून की बात करूंगा तो आप लोगों को सॉल्व करना है, सीधा सीधा है। अगर मैं मून की बात करता हूं तो मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं कि एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून, फॉर्मूला मेरा सेम टू सेम रहेगा। इस 9.8 की जगह आप लोग क्या यूज करना है, 9.8 की जगह आप लोग को यूज करना है 1.63, और बाकी मेरा क्या हो जाएगा, उसका रेडियस भी चेंज हो जाएगा। तो मून का रेडियस अब आप लोग क्या कर लेना, मून का रेडियस आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से देख लेना, टेक्स्ट बुक में देखने के बाद इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद आप लोग को आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्लास 11th के स्टूडेंट हमारे स्कूल के, हम उनको एक होमवर्क से दे रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून हमको पता करके बताना है। रेडियस ऑफ मून क्या होगा वो भी आप लोगों को पता करना है, खाली हमने ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा बता दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपकी एस्केप वेलोसिटी क्या बनती है ये आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो व्हाट्सएप पे पूछो, मिलते हैं अपन, बाय बाय।